हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी के बारे में हम देखते हुए चलेंगे। सो अंडर द जीएसटी regime, destination based consumption tax implies that tax revenue accrues to the state where the goods or services are produced, the state where goods or services are actually consumed, central government exclusively, state of registered head office of the supplier, both the producing and consuming states equally। तो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखो, जीएसटी जो है इंडिया में वो फाइनली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि एक मेजर शिफ्ट दिखा रही है प्रीवियस होराइजन बेस्ड सिस्टम से। तो काम कैसे कर रही है, डेस्टिनेशन बेस्ड रिजीम में टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और रिटेन करेगा स्टेट जहां पर फाइनल कंजम्पशन होगा। तो अगर गुड्स हमारी मैन्युफैक्चर हुई स्टेट ए में और सेल की हमने और कंज्यूम की स्टेट बी में, तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो बी का होगा, ना कि ए का होगा। अब होराइजन सिस्टम यहाँ पर पहले यूज होता था, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह होते थे जिसमें कि होराइजन बेस्ड होता था, मतलब जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो रेवेन्यू रखता था। जीएसटी ने इसको फ्लिप कर दिया, इंश्योर किया कि जो स्टेट यहाँ पर मार्केट प्रोवाइड कर रहा है गुड्स के लिए उसी को फिजिकल बेनिफिट मिले। तो ये हम आईजीएसटी के थ्रू, इंटीग्रेटेड जीएसटी के थ्रू करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाईज, और सेंटर कलेक्ट करता है आईजीएसटी को, फिर अपॉर्शन करता है स्टेट का शेयर टू द कंज्यूमिंग स्टेट या डेस्टिनेशन बेस्ड। तो जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड भी बोलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Regarding the GST Council, Article 279A, which of the following is required to constitute a quorum for its meeting? तो जीएसटी काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैब्लिश किसमें हुई थी, आर्टिकल 279A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें की रिकमेंडेशन यहाँ पर हमने यूनियन और स्टेट्स को दी। ठीक है, किससे रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279A(7), 1/2 जो हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल के, वो एक कोरम बनाएंगे इस मीटिंग का। अब यहाँ पर हर एक डिसीजन जो काउंसिल का होगा वो मीटिंग में लिया जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हाईएस्ट वेटेज होता है यहाँ पर 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हम अगर ऑल टुगेदर लें तो 2/3 रहता है, इंडिविजुअली ऑफ कोर्स यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोरम। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स। Input tax credit is blocked under section 117(5) of the CGST Act for which of the following? अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास में सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सेक्शन 17(5) हमारे पास सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि हम ब्लॉक्ड क्रेडिट रखेंगे। ब्लॉक्ड क्रेडिट लिस्ट क्या है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आईटीसी पर क्लेम नहीं, कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता, इवन इफ ये हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जनरली ब्लॉक रखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमारे एक टैक्सेबल पर्सन से मिली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन कोई प्लांट या मशीनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक रहते हैं इवन इफ सच गुड्स आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब एक्सेप्शन यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का भी रहता है। तो आप देखेंगे जैसे इन्होंने अभी फूड्स एंड बेवरेजेस की बात की है, तो इसमें हमारे पास फूड और बेवरेजेस जो होते हैं वो यूजुअली ब्लॉक्ड होते हैं। लॉ अमेंड की गई थी ताकि आईटीसी अवेलेबल हो जब ये ऑब्लिगेटरी है एक एम्प्लॉयर के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को ये सभी चीजें प्रोवाइड करे अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर। तो जो बी है वो एक आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट इस स्पेसिफिक सिनेरियो में नहीं होगा। फिर हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लांट और मशीनरी है उनको एक्सप्लिसिटली हमने एक्सक्लूड करा है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इस सेक्शन की वजह से। मीनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप क्लेम कर सकते हो कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन के ऊपर। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था, अगर हमारे पास में लेटर से रॉ मटेरियल खरीद कर मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग कर होलसेल को भेजा, होलसेलर ने रिटेलर को भेजा, रिटेलर ने कंज्यूमर को, तो इस बीच में हर एक कोई किसी ना किसी को टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है। तो यहाँ पर फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल जीएसटी कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो आपके पास में आंसर क्या होना चाहिए इसका,
ए गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ब्लॉक लिस्ट में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, composition dealer under section 10 is prohibited from making any interstate outward supply of goods, collecting GST from customers, claiming input tax credit, supplying goods through an e-commerce operator who is required to collect TCS or all of the above। देखो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम रहेगी स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, या 75 लाख होगा हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, ताकि रिड्यूस करें कंप्लायंस बर्डन। तो यहाँ पर हमें सेवरल स्ट्रिक्ट ट्रेड ऑफ्स करने होते हैं या प्रोहिबिशंस हमें लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, नो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो एक कॉम्पोजिशन डीलर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो लोकल इंटरस्टेट सेल्स ही करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर गुड्स कस्टमर को दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते। फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स में आप देखेंगे कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स होते हैं उनके जैसे नहीं होगा। एक कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो एक टैक्स इनवॉइस यहाँ पर इशू नहीं कर सकते, वो एक बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर अपना इशू करते हैं जिसको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम कलेक्टिंग यानी GST फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो ये जो टैक्स यहाँ पर ये पे किए करते हैं वो लोअर फिक्स्ड रेट पर करते हैं और ये उनकी खुद की पॉकेट से आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, तो क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ITC भी क्लेम नहीं करने दिया जाएगा या किसी भी इनकी बिजनेस परचेज या इनपुट्स पर। अब आ जाओ ई कॉमर्स सेल्स में। तो ई कॉम सेल में आप देखते हैं कि हमारे पास में ये सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट। अगर ऑपरेटर यहाँ पर, ठीक है, TCS कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ मिक्स्ड सप्लाई द टैक्स रेट इज डिटरमिन्ड बाय। देखो अंडर GST जब दो या उससे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हमारी एक साथ हमने सेल की होती हैं एज अ सिंगल प्राइस, तो लॉ कैटेगराइज करती है इनको ये डिटरमिन करें एप्लीकेबल टैक्स रेट। तो मिक्स्ड सप्लाई की बात करें, ये क्या है, एक बंडल है दो या इंडिविजुअल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की मेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्राइस। जहां पर ऐसी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी कॉम्पोजिट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, गिफ्ट है जो कि पैक किया गया जिसमें कैंड फूड्स हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, केक्स हैं, फ्रूट जूस हैं, ठीक है, और फिर हमने इनको एक सिंगल प्राइस में सेल किया, मन कर गया होगा कुछ लोगों का। तो यहाँ पर जब दो या उससे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को हम एक साथ बेचते हैं एक सिंगल प्राइस पर, तो इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैटेगराइज करते हैं ताकि हम इन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट लगा पाए। तो जैसे ये वाला जो पूरा मैंने आपको बताया एक पूरा गिफ्ट पैक, इसमें क्या होगा, जो एंटायर सप्लाई है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम की सप्लाई मानी जाएगी जिसमें कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आपका लगता है, ठीक है। मम्मी लोग बोलती है ना घर में आकर बना लो ऐसी बास्केट, तो क्यों बोल रही है, क्योंकि इस पर हाई टैक्स देना पड़ेगा, महंगा पड़ता है ये, ओके, याद रहे इसलिए बता रही हूँ। कुछ लोग कहेंगे हमारी मम्मी ऐसे नहीं बोलती हैं, हाँ ठीक है, नहीं बोलती हैं, उनके पास नहीं होगी बास्केट, ठीक है। चलो, composite supply, this occurs when the items are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई लगेगी, जैसे आपने फ्लाइट टिकट बुक की जिसमें कि एक मील भी है, तो फ्लाइट आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका ही GST हमारे पूरे के पूरे बंडल पर लगेगा, ठीक है। रेलवे टिकट किया मील के साथ में, फ्लाइट टिकट किया मील के साथ में, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जो आपकी टिकट आपने बुक की। अब इस पर केस स्टडी बनकर आ जाए तो सही सही कर आना। Which of the following is threshold limit for GST registration for a service provider in a special category state like Manipur or Mizoram? तो GST एक्ट में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, गुड्स वर्सेस सर्विसेज एंड स्टेट ऑफ ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास में, हमारे पास में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, ठीक है,
तो अगर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर 10 लाख की है। अदर स्टेट्स के लिए 20 लाख है फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हिली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाते हैं, और थ्रेशोल्ड आपका 20 लाख रहेगा। अब आ जाओ गुड्स की तरफ। ये तो सप्लाई की बात थी। तो यहाँ पर हमारे पास 40 लाख का थ्रेशोल्ड होता है, जो कि जनरली अप्लाई करते हैं हम पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि कब एक पर्सन जो है वो लीगली रजिस्टर कर सकते हैं अंडर जीएसटी। स्टेट कैटेगराइजेशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट होता है टैक्स कंप्लायंस के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर में हम टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज देखते हैं ताकि हमें चेक कर पाए अगेंस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट्स। और सप्लाई टाइप में हमें यहाँ पर डिफरेंट रूल्स लेने कर चलना पड़ता है हमारे गुड्स वर्सेस सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर अगर सर्विसेज हैं तो 10 लाख होगा, ठीक है। अगर गुड्स होती तो कितना होता, 20 लाख होता है, फाइन। और नॉर्मल स्टेट्स के लिए 40 लाख रहता है। तो ये देखो जनरल लिमिट सर्विसेज के लिए 20 लाख है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपीस होती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 40 लाख है गुड्स के लिए, ठीक है, और 20 लाख है सर्विसेज के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट्स हमारे पास 20 लाख है गुड्स के लिए और 10 लाख है सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अगर मिक्स्ड सप्लाई, अगर एक बिजनेस दोनों ही गुड्स को और सर्विसेज को सप्लाई करता है तो लोअर थ्रेशोल्ड सर्विसेज का यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाता है ऑफन। अच्छा, एक्सेप्शन में तेलंगाना या पुदुचेरी जो है इनके लिए डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। सर्टेन बिजनेस जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको मैन्युफैक्चरर्स, इनको रजिस्टर करना है रिगार्डलेस इनका टर्नओवर क्या है। और स्पेशल कैटेगरी लोअर थ्रेशोल्ड स्टेट्स में जनरली आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के ऊपर। So now anti-profiteering measures under GST section 171 ensures that, क्या इंश्योर करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट सारे यहाँ पर। देखो एंटी प्रॉफिटियरिंग का क्या मतलब होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोविजन, जहां पर हम बिजनेसेस को प्रिवेंट करते हैं कि वो पॉकेटिंग ना करें फिस्कल बेनिफिट्स की, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंटेंड कर रही है फॉर एंड यूजर। तो अगर जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर टैक्स रेट्स अभी कम किए थे, जैसे ऑन अ प्रोडक्ट 18% से मान लो 12% किए, ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस एडिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अपना क्लेम कर रहा है, तो बिजनेस लीगली ऑब्लिगेटेड है कि वो जो बेस प्राइस है अपने प्रोडक्ट का वो कम कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्राइस ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए टैक्स बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक टैक्स कट हुआ और कंपनी को 10 रुपीज यहाँ पर सेव करने मिल गए पर यूनिट, तो जो फाइनल प्राइस होगा कंज्यूमर के लिए वो भी आइडियली ड्रॉप कर जाता है बाय एटलीस्ट 10 रुपीज। एनफोर्समेंट में जो हमारे पास नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंस अथॉरिटी होती है, जिसको हम एनएए बोलते हैं, ये मॉनिटर करती है ऐसे केसेस को, ठीक है। अब यहाँ पर 2024 में क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ये हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। तो अगर एक बिजनेस यहाँ पर गिल्टी मिलता है प्रॉफिटियरिंग के लिए, तो उसको बोला जाएगा कि भाई प्राइसेस इमीडिएटली कम करो और जो प्रॉफिटियर्ड अमाउंट थी वो कंज्यूमर को रिफंड करो, या फिर डिपॉजिट करो अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अगर स्पेसिफिक बायर्स अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और पेनल्टी यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सट्रीम केसेस में तो कैंसिल भी कर दिया जाएगा। क्लियर? GSTR 9 is a return that must be filed by a regular taxpayer. कब करना होगा? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, ओनली अपॉन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो GSTR 9 आपका एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है, तो GSTR 9 एक कंसोलिडेटेड एनुअल रिपोर्ट है जो समराइज करेगी सभी मंथली और क्वार्टरली बेनिफिट्स को, जो कि GSTR 1 और 3B के अंडर होते हैं, और एक रेगुलर टैक्स पेयर यहाँ पर फाइल करते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ये हमारी वंस अ ईयर फाइल की जाती है, और स्टैंडर्ड ड्यू डेट हमारी 31 दिसंबर होती है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 2025।
अब यहाँ पर ये रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होती है विद एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस। जो लोग यहाँ पर टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रखते हैं, फाइलिंग अभी ऑप्शनल रखी गई है, डीम टू बी फाइल्ड इफ नॉट सबमिटेड बाय द ड्यू डेट। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी जो डिटेल्स होती हैं वो किस किस चीज की होती है? आउटवर्ड सप्लाईज मतलब दूसरे स्टेट्स में जब हम भेजते हैं, इनवर्ड सप्लाईज जब दूसरे स्टेट से हम रिसीव करते हैं, टैक्स पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारे अवेल किए जाते हैं या रिवर्स किए जाते हैं फॉर द एंटायर ईयर। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, GSTR 9, 9A, 9C, 10। एनुअल रिटर्न्स रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए एनुअली जाएगा। एनुअल रिटर्न्स कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, जो कि अब मर्ज कर दिया गया GSTR 4 में, एनुअली जाता था। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है, एनुअली। GSTR 10 फाइनल रिटर्न फाइल ओनली व्हेन अ रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड वंस। ठीक है। चलो, under GST compensation to states act 2017, the base year for calculating the revenue protection for states was, तो जब GST इंट्रोड्यूस किया था तो स्टेट्स कंसर्न थे कि पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि हम एक ओराइजन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम में जा रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी किया कि कॉम्पनसेट किया जाएगा पूरे 5 साल के लिए। तो ये जो बेस ईयर यहाँ पर रखा गया था, 2015 से 2016 रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था स्टेट्स का इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16, वो हमारा बेस ईयर बना रेवेन्यू के लिए टू कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन अमाउंट। अब प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो एक्ट अज्यूम करते हैं एक नॉमिनल रेवेन्यू ग्रोथ रेट 14% पर एनम का फॉर द स्टेट। अगर एक स्टेट का एक्चुअल GST रेवेन्यू ग्रो करता है बाय लेस देन 14% कंपेयर टू द बेस ईयर, सेंटर ऑब्लिगेटेड है कि वो डिफरेंसेस पे करें। कॉम्पनसेशन सेस में अगर हमें इसे फंड करना है, GST कॉम्पनसेशन सेस हमारा लिवाई किया जाता है सर्टेन लग्जरी और डीमेरिट गुड्स के ऊपर, जिसमें कि जैसे टबैको, एरिएटेड वाटर, मोटर व्हीकल। ठीक है। ओवर एंड अबव द 28% GST रेट। अब ये जो ओरिजिनल 5 साल की गारंटी थी, ये जून 2022 में खत्म हो गई। तो जो लिवाया था कॉम्पनसेशन सेस का, वो एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2026 तक, ताकि हम रीपे कर पाए लोन्स जो सेंटर ने लिए थे टू कवर द कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट यहाँ पर पावर टू लिवाई GST इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 101 यहाँ पर अमेंडमेंट आया था, वो 101st अमेंडमेंट, जिसमें कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने बेसिकली फंडामेंटली ऑल्टर किया था टैक्सिंग पावर सेंटर और स्टेट्स के। तो अब यहाँ पर एक है 101st वर्सेस 122nd यहाँ पर आपका अमेंडमेंट। तो एक कॉमन पॉइंट कंफ्यूजन का ये रहता है, क्योंकि 122nd अमेंडमेंट बिल जो था वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ पर ये जब पास हुआ प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट बना, तो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट बना। ठीक है। अब क्या क्या आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए? 246A आया था आपका, पावर हाउस GST का ग्रांट करता है साइमल्टेनियस पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वो लॉ बनाए GST से रिलेटेड। 269A यहाँ पर ग्रांट गवर्न करता है लिवाई एंड कलेक्शन GST का ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है। IGST जो आपका रहता है एंड अपॉर्चुनेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फिर आर्टिकल 279A आपका मैंडेट करता है क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल। अब यहाँ पर एक ग्रेट बार्गेन आया था, तो इस अमेंडमेंट से पहले सेंटर जो थे वो टैक्स नहीं कर पा रहे थे सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टेट्स यहाँ पर सर्विसेज को। तो इस अमेंडमेंट ने ये जो सिलोस थे इनको ब्रेक कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। इन द रिसेंट GST काउंसिल मीटिंग अर्ली फरवरी 2026 में हुई है, जो काउंसिल है इन्होंने एग्जामिशन रिव्यू की बात की गई है सर्टेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो लेटेस्ट प्रपोजल है इसमें कौन सा इंश्योरेंस कैटेगरी है जिस पर हम 0% GST रेट लगाएंगे, जो करेंटली 18% था, टू बूस्ट सोशल सिक्योरिटी। 56th GST काउंसिल मीटिंग हुई सितंबर 2025 में और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस आए थे
अर्ली 2026 में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क रिफॉर्म निकाला कि सोशल सिक्योरिटी अब ज्यादा अफोर्डेबल होगी। तो यहाँ पर आपका 2025 सितंबर से जो जीएसटी रेट से सभी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे कि टर्म प्लान, यूलिप्स, एंडोमेंट प्लान और इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, या तो इंडिविजुअल या तो फिर फैमिली फ्लोटर प्लान में, जिसमें कि स्पेसिफिक कवर हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है, उसको भी इंक्लूड करा हमने। ये रिड्यूस किया गया 18 से 0%, बेसिकली जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिया गया। तो बेसिकली हमारे पास जो मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ पर एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करती हैं लेट से 30,000 का, तो उनको 5,400 रुपए इमीडिएटली बच जाते हैं। अब री इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर, तो हमें एंटायर सप्लाई चेन हमारी सस्ती हो, काउंसिल ने एग्जाम्प्ट करा री इंश्योरेंस को भी, ठीक है, इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ पॉलिसीज में। ओके, अभी भी क्या टैक्सेबल है, तो ग्रुप या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जीएसटी हमारा इस पर अभी भी 18% है, और जो जनरल इंश्योरेंस है जैसे मोटर, फायर, मरीन इंश्योरेंस, इस पर भी 18% जीएसटी अभी भी लगेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, GST Council recently clarified the status of corporate guarantees provided by a parent company to its subsidiary. The taxable value for GST on such a guarantee is now fixed at. तो ये हमारा 1% of amount guaranteed on actual consideration whichever is higher. तो वैल्यूएशन रूल की बात कर लेते हैं 28/2 यहाँ पर कॉर्पोरेट गारंटीज का। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स टू CGST रूल्स ताकि रिजॉल्व करें लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिगार्डिंग हाउ टू वैल्यू सर्विसेज व्हेन अ पेरेंट कंपनी गारंटीज अ लोन फॉर इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अभी हम एक नया रूल लेकर जो आए हैं ये 28/2 वाला, इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू होगी कि हम एक कॉर्पोरेट गारंटी दें किसी भी एक बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑन बिहाफ ऑफ अ रिलेटेड पर्सन, ये हमारी डीम टू बी 1% ऑफ अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड पर एनम है, या फिर जो एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज की गई जो भी इनमें हायर होगी। अब यहाँ पर अनलाइक मैनी अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस जहां पर इनवॉइस वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाती थी, या अगर रेसिपेंट क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल, तो ये जो 1% का वैल्यूएशन है ये मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ द आईटीसी स्टेटस। इसको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखो, एक लेते हैं अल्फा लिमिटेड, ठीक है, और एक लेते हैं बीटा प्राइवेट लिमिटेड, या एबीसी ले लो जो भी मन है। तो यहाँ पर अल्फा मान लो बीटा की पेरेंट कंपनी है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट गारंटी देती है किसी बैंक के लिए। अब बीटा प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एक सब्सिडरी है जिसको लोन लेना है और एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। अब जो गारंटी की अमाउंट है वो 100 करोड़ रुपीस की है, ड्यूरेशन 3 साल का है। एक्चुअल लोन जो विड्रॉ किया गया बाय बीटा वो 60 करोड़ का किया गया। तो जो एक्चुअल कमीशन यहाँ पर चार्ज किया जाएगा बाय अल्फा वो निल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो डीम्ड वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होती है यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड, देखो डीम्ड वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम लगेगी। तो 1% ऑफ 100 करोड़ कितना है, 1 करोड़ रुपीस पर ईयर है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लॉ ये बोल रही है कि वैल्यू इज 1% ऑफ द गारंटी पर एनम एंड विच एवर इज हायर टेस्ट में अल्फा लिमिटेड ने चार्ज करा था निल, ठीक है। तो डीम्ड वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ पर ईयर, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 0। तो रिजल्ट क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू 1 करोड़ रुपीस पर ईयर होगी विच एवर इज हायर। अब मल्टी ईयर ड्यूरेशन, गारंटी कितने साल की है, 3 साल की है। तो जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी कैलकुलेट की जाएगी वो कितनी होगी, 1 CR इंटू 3 ईयर्स। तो ये आपके पास 3 CR की हो गई। अच्छा, अब जीएसटी लाइबिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, 18% है। 18% का 3 करोड़ कितना हो गया, यहाँ पर 54 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, क्या हम लोग को बस इतना याद रखना है कि जो टैक्स अगर हमने 60 करोड़ के एक्चुअली बोरोड पर नहीं दिया है, रेदर जीएसटी जो पे किया वो फुल 100 करोड़ की गारंटी पर पे करा, इवन इफ यहाँ पर सब्सिडरी ने कभी भी 100 करोड़ का पूरा पैसा टच ही नहीं किया।
और आईटीसी एक्सेप्शन में क्या होता है, जब रिलेटेड पार्टीज होती हैं, रिलेटेड पार्टी क्या है, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, है ना। अगर रिसीवर जो बीटा है वो क्लेम करता है फुल आईटीसी, तो ऐसे में हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ इनवॉइस है वो एक्सेप्ट की जाएगी इवन इफ इट इज 0। ठीक है, तो रूल 28(2) इसको ओवरराइड करता है। अगर बीटा यहाँ पर क्लेम करेगा फुल आईटीसी तो भी अल्फा को जीएसटी 1% वैल्यूएशन पर पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सर्कुलर और आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो गारंटी है ये रिन्यू की जाती है, यूजुअली जीएसटी हम एनुअली पे करते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 साल की गारंटी दी गई फिक्स पीरियड के लिए तो ये वन टाइम सप्लाई टैक्सेबल होगी स्टार्ट में ही। ठीक है, तो अब हमारे पास में थोड़ा सा समझ में आया आपको कि इसमें जो इन्होंने एग्जाम, ओके एक सेकेंड सॉरी, जीएसटी काउंसिल यहाँ पर जो आपको क्लैरिफाई कर रही है कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर, क्योंकि देखो ये न्यूज में है ना क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वरना तो हम लोग नहीं पढ़ते इसको। बस ये थोड़ा न्यूज में आपका आ गया इसीलिए हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो 1% अमाउंट गारंटी की गई है, एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी हायर होगा वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होता है जीएसटी के लिए फॉर सच अ गारंटी। इसको हमने फिक्स कर लिया है। अच्छा, अगर पर्सनल गारंटी होती है तो फिर टैक्सेबल वैल्यू हमारी 0 होगी और एप्लीकेबल रेट भी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, एग्जाम्प्टेड रहता है। ठीक है, आरबीआई का मैंडेट है, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। GST compensation cess has been extended beyond March 2026 until 27-28 primarily to। अभी हमने एक पुराना क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि 2026-27 रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन ईयर्स थे जीएसटी के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेट किया कि 14% का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ हमारे स्टेट्स के लिए होगा। हाउएवर पैंडेमिक की वजह से एक मैसिव स्लम्प आया इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लोअर जीएसटी कलेक्शन हुए, लोअर सेस कलेक्शन हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में स्टेट का जो खुद का टैक्स रेवेन्यू था वो गिर गया और जो सिंटैक्स था, सेस था, जिससे कि स्टेट्स यहाँ पर हमारे पास में पूल करते थे पैसा, वो भी ऑलमोस्ट एम्प्टी रहा क्योंकि कंजम्पशन ही बहुत कम हुआ है। तो अब यहाँ पर इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए स्टेट्स के सेंटर ने बोला कि हम बोरो कर लेते हैं फंड्स। सेंटर ने क्या करा, फंड्स को बोरो करा मार्केट से एक स्पेशल विंडो के थ्रू। तो सेंटर ने 1.10 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर 2020-21 में बोरो करे और 1.59 लाख करोड़ करे आपके 2021-22 में। तो टोटल अमाउंट 2.69 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ पर इसको स्टेट्स को दिया एज अ बैक टू बैक लोन। अब इनका ये प्लान था कि 5 साल का जो कॉम्पनसेशन पीरियड आपका जून 2022 में एंड हो रहा है, जीएसटी काउंसिल यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, फॉर द लिवाई ऑफ सेस। अब 2025-26 में देखें तो एज ऑफ अर्ली 2026 सेस जो था वो फेज आउट कर दिया गया मोस्ट आइटम्स के लिए, जैसे लग्जरी कार्स या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स। तो बेसिकली अब इनको कंसोलिडेट कर कर आपने 40% का डीमेरिट जीएसटी रेट में ले आए। अब कुछ आइटम जैसे टबैको हो गए, इसको हमने स्लाइटली लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करा ताकि इंश्योर करें कि फाइनल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन जो हैं पैंडेमिक इरा लोन्स की वो फुल्ली सेटल हो जाए। ठीक है, तो आई एम सॉरी, हमने यहाँ पर जो शॉर्टफॉल था उसको ब्रिज करने के लिए इस पर्टिकुलर डेट को एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर? मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम एक्सपेंड की गई है टू मोर स्टेट्स इन लेट 2025। व्हाट इज द मिनिमम इनवॉइस बिल रिक्वायर्ड फॉर अ कंज्यूमर टू पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉ? अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम एक इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम है ताकि एनकरेज करें कल्चर यहाँ पर कंज्यूमर्स का आस्किंग फॉर जेन्युइन जीएसटी इनवॉइस। ठीक है, अपने B2C परचेजेस के लिए, बिजनेस टू कस्टमर परचेज के लिए। अब मिनिमम इनवॉइस वैल्यू जो कि एलिजिबल होती है लकी ड्रॉ के लिए वो यहाँ पर कम से कम 200 रुपीज की होनी चाहिए और हर एक इंडिविजुअल अपलोड करेंगे 25 इनवॉइस पर मंथ ऑन द डेडिकेटेड ऐप और पोर्टल। तो मंथली ड्रॉज यहाँ पर 800 लकी विनर्स को 10,000 रुपए दिए जाते हैं और 10 विनर्स यहाँ पर 10 लाख रुपए ईच रिसीव करते हैं। क्वार्टरली बम्पर ड्रॉ भी आता है जिसमें 2 लकी विनर्स को ये 1 करोड़ रुपीस देते हैं।
तो 2025-26 में इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट था स्टेट्स जैसे असम, गुजरात, हरियाणा में। अब इसको प्रोग्रेसिवली हमने एक्सपेंड करा है। 2025 में ये नेशन वाइड कवरेज पहुंच गया ताकि फर्दर कर्ब करें टैक्स इवेजन इन B2C ट्रांजेक्शंस। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मिनिमम 200 रुपए। थोड़ा फनी है बट रियलिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। GST Council introduced a biometric Aadhaar based authentication for high risk applicants seeking new registration. The first was rolled out on a pilot basis in which state? तो यहाँ पर देखो, राइजिंग इशू था फेक फॉर्म्स का, फ्रॉडलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स का। तो GST काउंसिल ने शिफ्ट करा सिंपल OTP बेस्ड वेरिफिकेशन से एक मोर स्ट्रिंजेंट बायोमेट्रिक सिस्टम एप्लीकेंट्स जिसको फ्लैग कर रहे थे एज हाई रिस्क। तो फेज 1 में यहाँ जो फंक्शनैलिटी थी वो फर्स्ट लॉन्च की गई पुदुचेरी में अगस्त 30, 2023 में, और शॉर्टली यहाँ पर आफ्टर इसके गुजरात में नवंबर 7, 2023 में। ठीक है, नवंबर कुछ तो डेट ऐसी थी, याद रखना, बस सितंबर और नवंबर याद कर लो। फेज 2 में इन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए रखा। फिर आपका यहाँ पर इन्होंने थ्रू आउट इसको लॉन्च करा 2025 में, जिसमें कि हमारे पास हरियाणा, मणिपुर, ओडिशा, अलग अलग स्टेट्स आ गए। अब 53rd और 54th GST काउंसिल रिकमेंडेशन आई और हमारे पास में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने नोटिफाई किया पैन इंडिया रोल आउट बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का। तो अगर सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स यहाँ पर एक एप्लीकेशन को फ्लैग करते हैं, एप्लीकेंट को डायरेक्टली विजिट करना होता है GST सुविधा केंद्र को, जिसको हम GSK भी बोलते हैं। अब इनका वहां पर एक लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, बायोमेट्रिक्स मैच किए जाएंगे आधार डेटाबेस के साथ में, और यहाँ पर उसके बाद में ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन लो रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए रहता है OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है तो हाई रिस्क एप्लीकेंट्स यहाँ पर फिजिकल विजिट करेंगे GSK फॉर बायोमेट्रिक और फोटोज। मेरा बिल स्कीम में कंज्यूमर्स के लिए रहेगा मिनिमम 200 रुपीज की इनवॉइस यहाँ पर, ताकि लकी ड्रॉ में एंटर करें। और यहाँ पर आपको एंटी प्रॉफिटियरिंग पर काम करना है, तो टारगेट ऑडियंस आपकी बिजनेसेस रहेंगी, पास ऑन करेंगे टैक्स कट्स या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। This is something has been in news for a long period, so you must know about it. What is the current status of GST on online gaming, casinos and horse racing as per October 2025 and January 2026 reviews? So यहाँ पर देखो 28% का यूनिफॉर्म लेवाई लग रहा है। तो 50th और 51st GST काउंसिल मीटिंग्स हुई, फिर कुछ अमेंडमेंट्स आए और टैक्सेशन जो था ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग में एक मैसिव ओवरहॉल हुआ। अब सेवरल रिव्यूज हुए 2025 में भी, 26 में भी, लेकिन काउंसिल ने बोला कि नहीं, ये जो एक्टिविटीज हैं ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स रहेंगी, और यहाँ पर जो टैक्स है वो अब ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के ऊपर या फिर प्लेटफॉर्म फी जो थी प्रीवियसली 18% उस पर नहीं लगाया जाएगा, रेदर 28% फुल फेस वैल्यू पर रहेगा ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर। अब इसमें जो लॉ है इसने रिमूव करा है डिस्टिंक्शन गेम ऑफ स्किल्स एंड गेम ऑफ चांस के लिए GST की वजह से। तो अब चाहे आप एक स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम खेल रहे हो या प्योर लक बेस्ड गेम, अगर मनी इन्वॉल्व है तो 28% के रेट अप्लाई होते हैं। अब कसिनोज में जो टैक्स लिवाई किया जाता है टोटल वैल्यूज ऑफ चिप्स परचेज के ऊपर होगा। हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में टोटल वैल्यू आपकी बैट्स की कितनी है जो आपने प्लेस की है, या टोटल डिपॉजिट जो आपने गेम में एंट्री के लिए किया है। अब GST 2.0 आया, तो जो जनरल GST स्ट्रक्चर था इसको हमने 5%, 18% और 40% की स्लैब्स रखी हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में फॉर मैनी गुड्स, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 40% का सिंटैक्स रेट है ये न्यू 3 टियर सिस्टम में आया लग्जरी डीमेरिट गुड्स के लिए, ताकि इनका एडिक्शन कम किया जा सके, डिस्करेज करा जा सके और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो करेंट सिस्टम जो है इसमें हमारे पास टैक्सेबल बेस आपका क्या रहेगा, फुल डिपॉजिट 1000 रुपीज से, ठीक है। GST रेट हमारा 28% रहेगा या 40% रहेगा अंडर न्यू सिंटैक्स, और टैक्स अमाउंट यहाँ पर 280 रुपीज के अराउंड रहेगी
और जो नेट हमारा पास यहाँ पर प्ले के लिए रहेगा वो 720 रहेगा। तो अगर हम 1000 रुपए का डिपॉजिट करते हैं तो ये हमारे पास में प्लेटफॉर्म फी करेंट सिस्टम में पूरे 1000 पर लगेगी, 28% का टैक्स लगेगा या 40% का, और 280 रुपए यहाँ पर टैक्स अमाउंट रहेगी। जो नेट आपके पास प्ले के लिए रहेगा वो केवल 720 रुपीज रहेगा। The inverted duty structure correction for textile and footwear sectors was again postponed. Ideas in these sectors typically means तो एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हमारा कब अक्कर होता है, जब जीएसटी रेट इनपुट्स पर जैसे रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स हायर देन जीएसटी रेट होता है ऑन द आउटपुट या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि जो टैक्स पे किया गया था परचेजेस पर ये हायर देन द टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स होता है, बिजनेसेस अक्यूमुलेट करते हैं सरप्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो कि अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब हमारे टेक्सटाइल्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो यहाँ पर मैन मेड फाइबर या फिर जो यार्न्स हैं वो ऑफन टैक्स किए जाते हैं 12% या 18%, जबकि जो फाइनल फैब्रिक या लो कॉस्ट गारमेंट्स हैं टैक्स किए जाते हैं 5% पर। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि सोल्स या सिंथेटिक लेदर ये अट्रैक्ट करते हैं 18% जीएसटी, जबकि जो फुटवेयर्स हैं ये बिलो 1000 रुपए टैक्स किए जाते हैं एट 5%। अब फाइनेंशियल बर्डन कैसा रहेगा, तो यहाँ पर ये जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है उसको ब्लॉक कर देते हैं। लॉ अलाउ कर रही है रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का अंडर सेक्शन 54(3). जो रिफंड प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन हैवी होता है और एक्सक्लूड करता है आईटीसी को इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स पर। तो एक परमानेंट कॉस्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए लग जाती है। अब जीएसटी 2.0 आया यहाँ पर, तो इन्होंने एक रेट रैशनलाइजेशन की बात की, जिसमें ये बोलते हैं कि अलाइन करो रेट्स को। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के लिए, लेकिन कंसर्न्स क्या थे कि इन्फ्लेशन होगा या इम्पैक्ट आएगा कॉमन मैन के क्लोथिंग बजट के ऊपर। तो जो करेक्शन है गारमेंट्स के लिए प्राइस बिलो 2500 रुपए ये पोस्टपोन कर दिया गया और 5% का रेट हमने रखा है फाइनल प्रोडक्ट पर, जबकि जो इनपुट्स हैं ये हायर स्लैब में रहेंगे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम जीएसटी कलेक्शन इन अ सिंगल मंथ, जनवरी 2026 का जो डेटा रिलीज किया गया फरवरी में, एक साइकोलॉजिकल बैरियर इन्होंने क्रॉस किया ड्यू टू हायर कंप्लायंस। ये लैंडमार्क फिगर कितनी थी, देखो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया गया था अप्रैल 2024 में वो किया था 2.10 लाख करोड़ का। जनवरी 2026 में जो फिगर थी वो एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री बनी क्योंकि इन्होंने एक 6.2% ईयर ऑन ईयर आपका ग्रोथ दिखाया डिस्पाइट सिग्निफिकेंट रेट रैशनलाइजेशन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ वो 1,93,384 करोड़ रुपीस का हुआ। अब ये जो नेट रेवेन्यू है रिफंड के बाद में ये हुआ 1.71 लाख करोड़ का, एक 7.6% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुआ। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये जो स्टडी टैक्स कंप्लायंस हो रहा है और एक्सपेंशन हुआ है टैक्स बेस का उसकी वजह से है। तो बेसिकली एआई ड्रिवन एनोमली डिटेक्शन होता है, ई इनवॉइसिंग है जो कि मैंडेटरी की गई है फर्म के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है, तो इससे लीकेजेस कम हुए हैं। फिर हमारे पास में एक मेजर ड्राइवर जो रहा हमारे जीएसटी की ग्रोथ में वो था 10.1% ग्रोथ इन जीएसटी फ्रॉम इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स हमने करे 52,253 करोड़ रुपीस के, जो कि रोबस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमें दिखा रहे हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट जाते हैं। जीएसटी काउंसिल क्लैरिफाइड दैट डायरेक्टर्स services provided to a company in their personal capacity like renting out a commercial property are taxable under। अब ये एक चीज होती है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जहां पर कंपनी पे कर रही है। तो सीबीआईसी का सर्कुलर आया और रिसेंट काउंसिल डेलिब्रेशंस ने क्लैरिफाई करा है कि एक डायरेक्टर इंटरेक्ट करते हैं अगर कंपनी के साथ में दो डिस्टिंक्ट कैपेसिटीज में, टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा एंटायरली कि कौन से हेड में यहाँ पर कौन सा हेड जो है वो डायरेक्टर पहन रहे हैं। अगर पर्सनल कैपेसिटी है फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर एक डायरेक्टर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जो कि यहाँ पर इनके डायरेक्टोरियल रोल से रिलेटेड नहीं है, जैसे एक कमर्शियल शॉप को रेंट आउट करना, एक वेयर हाउस को, एक हाउस जो वो
खुद पर्सनली ओन करते हैं टू द कंपनी, ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाएगा जैसे कोई नॉर्मल बिजनेस सप्लाई है। तो डायरेक्टर यहाँ पर सप्लायर हैं और डायरेक्टर का जो टोटल एनुअल टर्नओवर है इंक्लूडिंग दिस रेंट अगर एक्सीड करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की इन मोस्ट स्टेट्स, दे मस्ट रजिस्टर फॉर जीएसटी एंड पे द टैक्स देमसेल्व्स। अगर ये डायरेक्टोरियल कैपेसिटी में है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो अगर सर्विस प्रोवाइड की गई थी एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी लाइक अटेंडिंग एनी बोर्ड मीटिंग और प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर अ फी और कमीशन, इसको हम रिवर्स कैपिटल चार्ज मैकेनिज्म में ले जाएंगे। कंपनी यहाँ पर आपका जीएसटी पे करती है, यूजुअली 18% होता है, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टोरियल रोल है जैसे सिटिंग फी, कमीशन, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा और कंपनी टैक्स पे करेगी। अगर मान लो पर्सनल कैपेसिटी में आपने रेंट आउट किया पर्सनल प्रॉपर्टी को, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, डायरेक्टर टैक्स पे करेंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, मंथली सैलरी जा रही है, टीडीएस यहाँ पर लग रहा है, तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने रिसेंटली फोकस किया सेक्शन 122 पेनल्टीज फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये पेनल्टीज कब एप्लीकेबल हैं? तो ये अकाउंटेबिलिटी क्लॉज हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं इनको बोला इकोस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 122(1)(b) सीजीएसटी एक्ट का आया था, एक पेनल्टी लिवाई की जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर अगर वो परमिट करते हैं किसी पर्सन को कि वो गुड्स और सर्विसेज उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई करें, ठीक है। जिनको अब इनको रजिस्टर करना है जीएसटी एक्ट के अंडर, लेकिन इन्होंने जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन किया नहीं, एक सप्लायर ने, मान लो अमेज़न से सामान बेच दिया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर फाइन लगेगा। तो स्मॉल सेलर्स जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है, वो अब इंट्रास्टेट यहाँ पर, ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी सामान बेच सकते हैं। लेकिन जो इको है वो इंश्योर करेगी कि ये स्पेसिफिक एग्जामिशन क्राइटेरिया मीट करें। फिर प्रोहिबिटेड इंटरस्टेट सेल्स, यहाँ पर एक पर्सन जो कि एलिजिबल नहीं है टू मेक इंटरस्टेट सप्लाईज जैसे कि कॉम्पोजिशन डीलर या फिर एक अनरजिस्टर्ड स्मॉल सेलर, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर फाइलिंग एरर्स की बात करते हैं, जीएसटीआर 8 आपका, तो ये फर्निश कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स नहीं डाली जाती हैं जीएसटीआर 8 के अंडर रिगार्डिंग सप्लाईज मेड बाय पर्सन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? देखो 10,000 रुपए की लगेगी या तो, ठीक है, या फिर जो आपका टैक्स इन्वॉल्व था जो सप्लाई यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड पर्सन को करनी थी अदर देन अ कॉम्पोजिशन डीलर, तो यहाँ पर जो भी इन दोनों में से हाई होगा उतना आपको टैक्स पे करना है, राइट? समझ में आया? सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड सेलर्स को अलाउ किया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कि वो यहाँ पर सामान बेचें, तो इनके ऊपर लगेगी पेनल्टी, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल टैक्स यहाँ पर सप्लायर्स हैं जिनको बेसिकली थ्रेशोल्ड से भी नीचे आ रहे हैं, तो इनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने हैं और ये बेच सकते हैं सामान इंटर स्टेट भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरस्टेट कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब प्रोहिबिटेड इंटरस्टेट सेल्स किसके लिए हैं? जो कि यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते जैसे कॉम्पोजिशन डीलर या अनरजिस्टर्ड स्मॉल सेलर। और अगर कोई भी एरर्स हैं तो वो आपको यहाँ पर फाइल करनी पड़ेंगी, अगर फर्निश नहीं करोगे करेक्ट डिटेल्स अपने मंथली स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर, ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी जो 10,000 रुपए या फिर अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इन्वॉल्व्ड एट द सप्लाइंग बीइंग मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एक सप्लाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने की होती उसको जो टैक्स पे करना होता, मान लो उसको 10,000 रुपए का टैक्स पे करना होता, तो इतना ही आपका जीएसटी यहाँ पर आपको फाइल करना है एज अ पेनल्टी। अब मान लो 10,500 और 10,000 है, तो कौन सा अमाउंट लगेगा? जो भी हायर है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीजें हमने कवर कर ली हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में जीएसटी इस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स फाइनेंस से रिलेटेड आ गए तो आसान वाले आने के चांसेस थोड़े कम है। जहां जहां कुछ इस तरह की चीजें वो हम कवर कर लेना, बाकी बेसिक्स तो आपके क्लियर ही है। कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट कर पूछ लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।